पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, एक ज़कात के ताल्लुक़ से अहम मसला छूट गया था, और वह अहम मसला ये है कि हमारे इस शहर में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्लॉटिंग का कारोबार करते हैं। अब ये प्लॉटिंग के ऊपर या उनके ज़कात निकालने का तरीक़ा क्या है? एक सिंपल सी बात है कि कुछ लोग 1 से 2 एकड़ ज़मीन लेते हैं, फिर उसको या तो गुंटे में शिफ्ट करते हैं, तो नॉन रेसिडेंस या तो नहीं कराते हैं, नॉन एग्रीकल्चर कराते हैं। दरअसल अगर कोई बंदा ये समझ लें कि 10 लाख रुपए में 1 एकड़ उसने लिया और उस 1 एकड़ में उसने 20 प्लॉट्स NA के डाल दिए, तो अब इस बंदे को ज़कात निकालने का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, इस बंदे ने क्या किया था कि 10 लाख रुपए में वो 1 एकड़ ज़मीन ली थी, फिर तकरीबन 2 लाख रुपए उसके ऑफिशियल अखराजात हुए, फिर इसने जो है ड्रेनेज का इंतज़ाम किया, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम किया। अब सब मिलकर एक NA प्लॉट को यानी 1 एकड़ को डेवलप करने के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए उसे खर्चा है। अब होता यह कि तकरीबन ये सब कुछ डेवलपमेंट के बाद इस बंदे ने क्या किया कि उस पर मेहनत वगैरह करके, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके तकरीबन 1 एकड़ को 20 भाग में डिवाइड किया, यानी 20 शोबों में डिवाइड किया, यानी 1 एकड़ में तकरीबन 20 प्लॉट्स निकले। अब फ़र्ज़ कर लीजिए, चाहे हो सकता ज़्यादा भी निकले, 20 प्लॉट्स निकले। अब इन्होंने क्या मकदार मुकर्रर की कि एक प्लॉट की जो कीमत होगी वो 10 लाख रुपए, तो 20 प्लॉट के कितने हुए? तकरीबन 2 करोड़ रुपए हुए। तो होगा क्या अब इनके ऊपर जो ज़कात होगी वो या 10 लाख या 15 लाख रुपए इन्होंने जो खर्च किए थे उस पर होगी या 2 करोड़ के ऊपर होगी? दरअसल मसला ये है कि 1 साल के बाद, ये 1 साल में जितने भी प्लॉट्स बिकेंगे, अब फ़र्ज़ कर लीजिए 10 प्लॉट बिक गए, तो इनके पास कितने आ गए? 1 करोड़ आ गए। तो इनके ऊपर वो 1 करोड़ के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ना ही 2 करोड़ के ऊपर, ना ही वो 15 लाख के ऊपर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर ज़कात नहीं। जो आपने मार्केट वैल्यू बेचने के लिए निकाली थी प्लॉट्स की, उन प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़कात तय होगी। दोस्तों, एक अहम मसला ये है कि हम ज़कात तो निकालते हैं, अब ज़कात दें किसको? कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि भाई क्या बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है या शौहर अपने बीवी को ज़कात दे सकती है? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, ना ही बच्चे अपने माँ बाप को ज़कात दे सकते, क्योंकि एक दूसरे के कफ़ील हैं। अब ज़कात, अगर मेरा कोई चचेरा भाई है, मेरा कोई फुफेरा भाई है जो ज़कात लेने के ताल्लुक़ से, यानी ज़कात लेने का इस्तिताअत है, उसके इस्तिताअत है लेने की, तो उसको वो बिल्कुल मुस्तहिक़ है ज़कात लेने का, तो आप उसको दे सकते हैं। ऐसे ही आपके दूर के रिश्तेदार हैं, आप उनको आप ज़कात दे सकते हैं, बशर्ते कि वो साहिब इस्तिताअत हों, यानी ज़कात लेने के, तो आप उनको आप ज़कात आप यानी मुस्तहिक़ हैं। खुली बात है कि अगर कोई भी आपका रिश्तेदार या पड़ोसी मुस्तहिक़ है ज़कात लेने के, आप उसको दे सकते हैं। अब मसला ये कि ज़कात दे किसको? देखिए, सैयदज़ादे को आप ज़कात नहीं दे सकते, सैयदज़ादा के ऊपर ज़कात हराम है। इसी तरह बनु हाशिम के कुछ लोग हैं, उन पर भी ज़कात हराम है। इसी तरह कुरैश के कुछ लोग हैं, कुरैश के ख़ानदान के, तो उन पर भी ज़कात लेना जो है वो हराम है, नहीं आप दे सकते हैं उन्हें। हाँ, अलबत्ता इन सैयदज़ादों की जो मदद की जाएगी वो हलाल और पाक माल से हलाल और पाक माल से इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि ज़कात जो है वो माल का मैल है, जैसा कि अहादीस में बात मिलती है। तो सैयदों की हमेशा जो मदद करेंगे वो पाक माल से करेंगे। अब दूसरा ये है कि अब हमने देखा है कि हमारे रिश्तेदार भी ठीक ठाक हालत में हैं, वो भी साहिब इस्तिताअत हैं। हम एक्चुअल मसरफ़ कहाँ पर देखें कि हम ज़कात हम दे सकते हैं? देखिए, ज़कात को देने का जो बेहतरीन तरीक़ा मेरी नज़र में है वो ये है कि तालीमी जो इदारे हैं, तालीमी इदारों में आप जाकर देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं या कौन से बच्चे हैं जिनकी फ़ीस नहीं दी जा रही है।
آپ جائیں، آپ خود تحقیق کریں، کیونکہ زکوٰۃ صرف جو ہے زکوٰۃ آپ نے نکال دیا اور کسی کو دے دیا، آپ بری ہو گئے، نہیں، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ کے اوپر آپ باضابطہ عمل کریں گے، کس کو دیں گے اور آپ کا مال صحیح طرح پہ لگ رہا یا نہیں لگ رہا، یہ سب کچھ آپ کی ذمہ داری ہوگی، وہ آپ ہی لائبل ہوگے یعنی مستحق تک پہنچانے کے۔ تو ہوگا کیا کہ بہتر جو میرے نظر میں ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں۔ آپ دیکھیں چاہے وہ عصری تعلیم ہو، اگر کوئی ایسے بہت سے بچے ہیں بیجاپور میں جو میڈیکل یونیورسٹیز کی یعنی فیس دے نہیں پاتے، انجینئرنگ کی فیس دے نہیں پاتے اور بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، بڑے محنت کرتے ہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان کو زکوٰۃ دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو بہترین مصرف ہے وہ ہے دینی ادارے۔ اب دینی اداروں کو باضابطہ کھلے طور پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے سوال کیا تھا کہ بھئی کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو لگ سکتا ہے؟ نہیں، مسجد کو کسی شے کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتا۔ مسجد کی جو مدد کی جائے گی یا مسجد کی تعمیر کی جائے گی یا مسجد کو پینٹ کیا جائے گا، وہ سب کچھ آپ کا پاک مال اسے لگے گا، پاک اور حلال مال لگے گا۔ آپ جو ہے زکوٰۃ سے یا کسی اور چیز سے مسجد کی آپ مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہترین مصارف ہیں، بہترین مصارف ہیں آپ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں اور باشعور انسان لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، اور پڑھے لکھے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس کو دیں کس کو نہ دیں۔ آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے دے دیا، کسی کو دے دیا، کسی مدرسے کو دے دیا، ہم بری ہو گئے، نہیں۔ آپ خود اپنے طور پر تحقیق کیجئے۔ آپ جس مدرسے کو دے رہے ہیں وہ مدرسہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، آپ کے زکوٰۃ کے پیسے صحیح لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے پڑوسیوں کا آپ خیال رکھیں، بھائیوں کا خیال رکھیں، بہن کس حالت میں ہیں۔ اگر بہن جو ہے حالانکہ بہن کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے، اگر ان کے ایسے حالات ہیں شادی کرنے کے بعد تو آپ ان کو بھی آپ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی زکوٰۃ سے بڑھ کر بہن آپ کی ذمہ دار ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔